सच तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। इस बुलेटिन में बात सबसे पहले कर लेते हैं मुहावरा युद्ध की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मुहावरों से सरकार पर प्रहार किया, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी मुहावरों से ही पलटवार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जांच एजेंसियों को उंगलियों पर नचा रही है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में जो आते हैं उनके खिलाफ छापे पड़ जाते हैं। जवाब प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। उन्होंने कहा 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और आपातकाल का जिक्र भी किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर भी उन्होंने तंज किया और तो और गांधी परिवार पर भी उन्होंने मुहावरे के अंदाज में ही वार किया। तो देखिए किस तरीके से दोनों के बीच मुहावरा युद्ध चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उंगलियों पर नचाया जा रहा है एजेंसियों को। 100 चूहे खा के हज को चली, ये कहा प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्र आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई के साथ इन सभी का नाम लेते हुए जिक्र करते राहुल गांधी ने कहा कि एजेंसियों को सरकार उंगलियों पर नचा रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने इसका जवाब दिया, कहा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस का मीडिया की आजादी पर ज्ञान देना बिल्कुल गलत है, ऐसा प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा, जिक्र करते हुए। इसके अलावा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, केंद्र सरकार किसान समर्थन पर रेड कर रही है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा कि जो भी किसानों के समर्थन में आता है उस पर रेड कर दी जाती है। और इस पर प्रकाश जावड़ेकर ने भी जवाब रखा कि सबसे सांप्रदायिक पार्टी सेक्युलरिज्म का ढोंग करती है। रंगा सियार, ये शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो दोनों के मुहावरे और मुहावरों से अब सियासी मुकाबला हो रहा है। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कमान संभाली है। मुहावरों के जरिए ही अब जवाब दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी ने मुहावरों के जरिए तंज कसा सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से आईटी रेड हो रही है, साफ कहा कि जो भी किसानों का समर्थन करता है एजेंसियों के जरिए उनको दबाने की कोशिश कर रही है सरकार, जिसको लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और इसके साथ ही साथ इमरजेंसी का भी जिक्र किया है। बिहार में बीजेपी के एक विधायक ने विवाद सुलगाने वाला बयान दिया है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा है कि बिहार में यूपी की तरह गाड़ी पलटनी चाहिए, यानी कि विधायक जायसवाल एनकाउंटर मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। यूपी की तरह गाड़ी पलटनी चाहिए, यह बीजेपी विधायक का विवादित बयान है। यानी जिस तरीके से यूपी में एनकाउंटर हुआ उसका जिक्र करते हुए यूपी की तरह बिहार में गाड़ी पलटनी चाहिए, ये बिहार के बीजेपी विधायक का विवादित बयान। और यूपी के तर्ज पर जब कार्रवाई शुरू होगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब ठीक हो जाना जरूरी है। शुरू क्या होगा यूपी के तर्ज पर, जैसे यूपी में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी पलटेगा यहाँ भी। इस प्रकार जब होगा तब जो बचे कुचे लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। सरकार तो गंभीर है, सरकार तो अपने स्तर पे आप देख रहे हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर का सहारा, एनकाउंटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी पलटने की बात कर रहे हैं। देखिए गाड़ी दुर्घटना होती है, मतलब गाड़ी का पलटना, ये सब चीज जो यूपी में है वो चीज बिहार में अब जरूरी हो गया और कार्रवाई होगी। इन लोगों पर कार्रवाई हो ही रही है, गवर्नमेंट गंभीर है। समझे कि यूपी मॉडल जो है उसको बिहार में लागू करना जरूरी है क्राइम कंट्रोल के लिए। यूपी मॉडल, यूपी और बिहार कोई अलग अलग है नहीं, दोनों तो पड़ोसी राज्य है और यूपी मॉडल जरूरी हो गया है यहाँ अपराधियों के लिए। गाड़ी पलटना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए जब कोई मॉडल कहीं भी लागू होता है तो उसकी बात लोग करते हैं, तो हमारे कहने का मतलब हमारे विधायक अगर ऐसा बोल रहे थे तो सरकार भी तो हम ही लोगों की है। और एनकाउंटर मॉडल जो आप समझ रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे थे कि यहाँ भी अपराधियों का मतलब एनकाउंटर करना चाहिए, उस तरफ इशारा कर रहे थे ताकि इशारा क्या होना चाहिए, इशारा कौन सी करना है। जो बात बोलना है एकदम टाइट होकर के बोलिए कि जो अपराधी हैं और पुलिस को इतनी छूट मिलनी चाहिए, पुलिस को मतलब पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अफसरों को इतनी आज़ादी देनी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है और वहाँ क्राइम जो है जिस तरीके से कंट्रोल हो रहा है वो तरीका बिहार में भी लाना ही चाहिए। एनकाउंटर मतलब आपको लगता है यहाँ भी अपराधियों का होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो गलती करे उसको सजा मिलनी चाहिए। अपराधियों में खौफ होना चाहिए शासन प्रशासन का, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि उनमें खौफ पैदा हो। खौफ पैदा हो तो निश्चित रूप से जो बहुत गंभीर अपराध में लिप्त हैं
उनको इनकाउंटर करने में क्या दिक्कत है? करना ही चाहिए, प्रशासन को टाइट रहना चाहिए। यानी यूपी मॉडल का भी वकालत करते हैं। खैर मॉडल जो भी हो, लेकिन अपराधियों में खौफ पूरा होना चाहिए। अपराध करने से पहले कि मैं पकड़ा भी जा सकता हूं और इनकाउंटर भी हो सकता है, मतलब खौफ पैदा करने के लिए जो करना चाहिए वो सरकार को करना चाहिए। इनकाउंटर मॉडल यानी आपको लगता होना चाहिए यहाँ पर? एक निश्चित रूप से अगर अपराधी भाग जा रहे हैं, प्रशासन पीछे जा रहा है, तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सा लोगों के बहुत सी अपना व्यू होता है और हम समझते हैं कि उसमें उस तरह के मॉडल को यूज करने में मानवाधिकार आयोग का भी बहुत सा इंटरफेरेंस रहता है हर जगह बहुत सा। तो देखते हैं, सरकार पूरी तरह से तत्पर है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इस प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में पूरी तरह से ब्रेक किया गया है। हाँ, कुछ क्राइम हुई है और उसको कैसे फर्दर हम स्ट्रेंथन कर सकें और उस पर हम कैसे अपना नकेल कर सकें, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही संज्ञान लिए हुए हैं। उन्होंने खुद पुलिस मुख्यालय गए, पूरी तरह से उन स्थितियों को देखा, नए दिशा निर्देश दिए गए। हम समझते हैं आने वाले समय में इसका रिजल्ट आएगा। अब कानून के अपना काम करने का जो तरीका है उसको भी आप देख ही रहे हैं, इसका क्या बयान करना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि हम आलोचना करें तो समालोचना करें तो व्यक्तिगत रूप से उसे देखा जाता है। ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये आम आवाम का सवाल है, जनता का सवाल है। रोज नई समस्याएं आ रही हैं, अपराधों का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है। सरकार को त्वरित गति से इन तमाम अपराधियों और गैंग के लोगों और माफियाओं पर नियंत्रण करने का कदम उठाना चाहिए। बंगाल चुनाव के लिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक भी चल रही है जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मोहर लग सकती है। शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे। उधर टीएमसी की लिस्ट भी फाइनल बताई जा रही है। कल टीएमसी अपनी सूची जारी कर सकती है और सबकी निगाहें नंदीग्राम सीट पर हैं जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली हैं और इसका ऐलान वो पहले खुद ही कर चुकी हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या बीजेपी ममता बनर्जी के मुकाबले शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारेगी? सीधा चलेंगे, हिमांशु मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। हिमांशु, मंथन चल रहा है सुबह से ही, लेकिन नंदीग्राम को लेकर भी सवाल है। शुभेंदु अधिकारी के जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तब क्लियर था कि वहां से कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन ममता ने उसी मैदान पर जाकर ताल ठोक दी कि यहां से इस बार मैं चुनाव लड़ूंगी। तो क्या शुभेंदु होंगे ममता के मुकाबले में वहां से? देखिए, बिल्कुल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को वहां से चुनाव लड़ाकर जो है बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश करेगी कि वो नंदीग्राम में ही फोकस रखें अपना, क्योंकि अगर वो बंगाल में घूम घूम कर प्रचार करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और इसलिए नंदीग्राम में बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी फंस के रहे। और शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी की घोषणा के बाद कहा था कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो 50,000 वोटों से हरा कर भेजूंगा और मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। तो शुभेंदु अधिकारी भी एक तरह से जो है वो घोषणा कर चुके हैं कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। अब देखना यह है कि पार्टी की तरफ से आज जो बैठक होनी है उसमें उनका नाम तय किया जाएगा, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 7 तारीख को पहली लिस्ट आएगी जिसमें बंगाल के दोनों फेजेस के लिए जो है 60 उम्मीदवारों के नामों की जो है सूची जारी की जाएगी। हिमांशु, एक और बड़ी बात है, अगर हम नंदीग्राम की ही खास तौर पर बात करते हैं तो इसमें तो फिर कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल किया गया था, जाहिर सी बात है कि वो पूरा इलाका अधिकारी परिवार का एक अच्छा खासा गढ़ भी उस इलाके में माना जाता है। ममता बनर्जी को यहाँ तक पहुंचाने में भी शुभेंदु अधिकारी, उनके परिवार के दूसरे सदस्यों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अगर ममता बनर्जी वहां जाकर कहती हैं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगी, तो जाहिर सी बात है कि इधर से कोई शक्को शुबा नहीं होना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल कोई शक्को शवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का नंदीग्राम जो विधानसभा है और उसके आसपास का क्षेत्र है उसमें बहुत पकड़ मजबूत है और इसी पकड़ के कारण शुभेंदु अधिकारी ने ये घोषणा की है कि अगर ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और 50,000 वोटों से ज्यादा से उनको जो है हराकर जो है वो ये सीट जीतेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी एक फीडबैक ले रही है सीट के ऊपर और इस सभी सीटों पर फीडबैक लेने के बाद जो है ये कोशिश की जा रही है कि उम्मीदवारों का चयन बहुत अच्छा हो और जो
जीत सकें, उम्मीदवार उन्हीं को टिकट देने की जो है किसी भी तरीके का जो है इस बार भाई भतीजावाद नहीं होगा। जिताऊ उम्मीदवारों पर ही यानी कि मोहर लगेगी। आप नजर बनाए रखे, लौटेंगे। इस बीच नंदीग्राम की ही बात कर लेते हैं क्योंकि नजरें सबसे ज्यादा वहीं पर हैं। 1 अप्रैल को मतदान वहां पर होने वाला है। खुद शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि ममता बनर्जी यहां से जरूर हारेंगी, लेकिन नंदीग्राम से खुद के चुनाव लड़ने पर उन्होंने अभी कुछ भी साफ नहीं कहा। नंदीग्राम सीट एमनिते এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। तो चलिए, इस बीच उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वार पलटवार भी लगातार जारी है। I have no information unless she says she is going to find. That is, she has announced. Whatever Mamta Banerjee says, she does. She will fight from Nandikram. But the date cannot be said just as yet. সেটা ওনার সঙ্গে কথা হয়নি, এখন ওনার নাম এসেছে। বলছি একটা কথা যেটা শোনা যাচ্ছে সেটা হলো যে সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে বিভিন্ন ফেসবুক টুইটে এবং ফ্যান ক্লাব, দিলীপ ঘোষ ফ্যান ক্লাব, এগুলোতেও আমাদের সংগঠনের মধ্যে এইসব ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা হয়নি। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के आदेश का असर भी दिखने लगा है। पेट्रोल पंप और तमाम वो ऐसी जगह जहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है, वहां पोस्टर से जिस पोस्टर में तस्वीर है उसको ढक दिया गया है। टीएमसी की शिकायत के बाद ही आयोग ने 72 घंटे में प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले पोस्टर्स को हटाने का फरमान सुनाया था। अब पोस्टर में जहां जहां पीएम मोदी की तस्वीर है या फिर उनका नाम है, उसे अखबार से ढक दिया गया है। और ये तस्वीर कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके के पेट्रोल पंप की है, जो आपको दिखा रहे हैं। सीधा चलेंगे, अनुपम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम मिश्र, अभी वहां पर तस्वीर क्या लग रही है, क्योंकि टीएमसी ने शिकायत की, चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी कर दी है। जी बिल्कुल, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप में जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। खासतौर पर जो एचपी के पेट्रोल पंप्स हैं, जहां पर जो एलपीजी सिलेंडर वाला विज्ञापन था उनको ढकने का काम शुरू हो गया है। आज सुबह से ही काम शुरू हो गया है। बाकी पेट्रोल पंप्स में ये विज्ञापन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप पे जो विज्ञापन दिखाई दे रहा है उसको ढकने का काम सुबह से शुरू हो गया है। लगभग 4 से 5 पेट्रोल पंप को अब तक ढका जा चुका है और भी खोजा जा रहा है कहाँ कहाँ ये जो विज्ञापन है किन किन पेट्रोल पंप्स में है, तो उनको ढकने का काम चल रहा है। और आज रात तक जो इसी के सूत्र बता रहे हैं कि सभी जगहों पर जितने भी विज्ञापन है प्रधानमंत्री के उनको ढक दिया जाएगा। नजर बना रहे अनुपम, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात किसान नेता राकेश टिकैत की कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हुंकार भरी है। दावा यह किया है कि इसी महीने बीजेपी के सांसद आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देंगे। और टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी में जितने सांसद हैं उतने दिन ही आंदोलन चलेगा। आज एमएसपी पर नहीं बिखरा, हमने कहा भाई दिल्ली में नई मंडी खोल गई, वहां पर लेकर आ जाओ, वहां बिकेगा। गेहूं 1975 रुपया है, अगर उसकी नहीं खरीद हो रही तो अपना 5 क्विंटल धर एक आदमी आ जाए, उसका भी तजर्बा हो जाएगा कि मैं जिसको वोट दी क्या बिके। तो पार्लियामेंट एक नई मंडी खुली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में कहीं पे भी बेच लो। कहीं का मतलब है कि सड़क पर उछलते जो भी विभाग उसको रोकेगा उसका वो खरीद ले। अगर नहीं रोकेगा कहीं भी बेच दे, हम तो दिल्ली में बेचेंगे। दिल्ली में हमारा एमएसपी पे बिकेगा, पार्लियामेंट के गेट पे बिकेगा, वहां व्यापारी कोई ना कोई मिलेगा जरूर, क्योंकि कानून वही बने हैं। तो आएगा किसान वहां पे। कि इतना लंबा चढ़ जाएगा आंदोलन? ना, इतनी नहीं थी उम्मीद, इतनी नहीं थी। ये इनके अब एमपी इस्तीफे देंगे, पहला इस्तीफा आ रहा जल्दी, इनका बीजेपी का एमपी छोड़ रहा। जितनी इन पे सीटें हैं इतने दिन तो कम से कम ये आंदोलन चलेगा। एक एमपी एक सीट एक दिन। मुंबई की कराची बेकरी आखिरकार बंद हो गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बेकरी को बंद करने की चेतावनी दी थी, लेकिन बेकरी के मालिकों को कहना है कि वित्तीय नुकसान के चलते बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। मुंबई स्थित फेमस कराची बेकरी अब बंद हो गई है। कुछ महीनों पहले एमएनएस ने
कराची बेकरी पर धावा बोला था, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था और उनका कहना था कि कराची जो नाम है वो बदल लेना चाहिए। MNS के कुछ लोग यहाँ पर आके जो है दुकान के अंदर जाकर तोड़ फोड़ भी की थी। लेकिन अब आप देखिए हाल ही में ये जो कराची बेकरी है अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। यहाँ पर कराची बेकरी के बदले एक आइसक्रीम पार्लर खुल चुका है। कराची बेकरी के जो ओनर्स हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि MNS के प्रोजेक्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल उनको ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, उनका एग्रीमेंट यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। लॉकडाउन में जो फाइनेंशियल लॉसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे और इसी के कारण उन्होंने ये डिसीजन लिया है। MNS ने अब एक ऑफिशियल बयान जारी किया है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने इस कराची बेकरी को बंद नहीं कराया है। लेकिन कराची बेकरी मुंबई ही नहीं पूरे देश भर में एक बहुत ही जाना माना नाम है। जो हैदराबाद की जो फूड चेन है उसकी श्रेणी में ये कराची बेकरी मुंबई में आती थी, अब ये यहाँ पर बंद हो चुकी है। दशकों पहले जब भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था तो कराची में जो लोग रहते थे वो कराची छोड़ यहाँ पर आए थे और वहाँ पर जो रहते थे उसके नाम पर यहाँ पे कराची बेकरी, कराची स्वीट्स वैसी सब दुकानें खोली गई थी। उनमें से एक सुप्रसिद्ध ये कराची बेकरी जो अब मुंबई में बंद हो चुकी है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सौरभ मखदानिया, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।